नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। यूरोप में एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, दूसरे युद्ध की अटकलें तेज हो चुकी है। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध लगातार जारी है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की प्रक्रिया तेज कर दी है और इसके साथ ही फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल भी तेज हो गई है। रूस ने एक बार फिर फिनलैंड और स्वीडन को धमकी भरे अंदाज में नाटो में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या मई में ही यूरोप में एक और महायुद्ध शुरू होगा? मई में महायुद्ध का दूसरा मोर्चा खुलने वाला है। फिनलैंड स्वीडन पर रूस हमला करेगा। नेटो देगा ऑर्डर, रूस की सेना पहुंचेगी फिनलैंड बॉर्डर। यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड बॉर्डर पर हलचल तेज होने वाली है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की तैयारियों की वजह से पुतिन की सेना फिनलैंड बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करने के पक्ष में सामने आ गए। साथ ही बहुत हद तक संभव है कि आने वाले दिनों में स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दे। अभी ये देश नेटो के लिए आवेदन ही कर रहे हैं, उससे पहले ही अमेरिका दोनों देशों के समर्थन में खड़ा हो गया है। वॉशिंगटन ने एक तरह से दोनों देशों को नेटो में शामिल करने की हरी झंडी दे दी है। इसके बाद मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन की ओर से इस संबंध में कड़ी आपत्ति जताई गई है। रूस की ओर से धमकी भरी प्रतिक्रिया आई है। रूस की ओर से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उसे जवाबी कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, फिनलैंड का ये कदम निश्चित तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगा। इसके साथ ही उत्तरी यूरोप में सुरक्षा और स्थायित्व की स्थिति भी प्रभावित होगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश को नेटो की सदस्यता के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए। इसके लिए देर नहीं करनी चाहिए। Joining NATO would be not against anybody. We would like to maximize our security. It is not a zero-sum game. If Finland increases its security, it's not away from anybody else. फिनलैंड ने ये बात इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के सामने कही। जॉनसन ने भी फिनलैंड को पूरी मदद का भरोसा दिया। Will not accept anywhere the changing of boundaries in Europe. बोरिस जॉनसन का दुनिया में मैसेज क्लियर है। फिनलैंड के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन खड़ा है। यूरोप में नेटो अपना विस्तार उस वक्त कर रहा है जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में फंसा हुआ है। 11 हफ्ते की युद्ध में रूसी सेना यूक्रेन में बहुत सफलता नहीं पा सकी है। रूसी सेना लड़ाई में थक चुकी है और पुतिन के लिए युद्ध का दूसरा मोर्चा खोलना अभी आसान नहीं होगा। ये सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि फिनलैंड और रूस पड़ोसी देश हैं। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर होता है और रूस कई बार फिनलैंड को क्लियर कर चुका है कि अगर फिनलैंड नेटो की तरफ गया तो रूस के पास पावर रिस्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
रूस ने इतना तक कह दिया है कि फिनलैंड के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल, सबमरीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तक की तैनाती कर दी गई है। रूस ने फिनलैंड को बर्बाद करने की धमकी तक दी है, लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड नेटो की उंगली पकड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रूस की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि साल 1939 में सोवियत संघ ने फिनलैंड पर हमला बोला था। 3 महीने तक फिनलैंड और सोवियत संघ में युद्ध चला था। युद्ध में फिनलैंड की सेना को काफी नुकसान हुआ। फिनलैंड ने यूएसएसआर को भले ही रोक दिया, लेकिन उसने अपनी 10% जमीन खो दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के बाद फिनलैंड जर गया है और वो नेटो में शामिल होने की तैयारी कर चुका है। अब सबकी नजर रूस पर है। अगर रूस ने फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोला तो यूरोप एक और युद्ध की आग में जल जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध को अब 3 महीने होने को है, लेकिन इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन की राजधानी कीव की एक ट्रेन में लाशें ही लाशें मिली है। यूक्रेन की सेना का यह दावा है कि ये उस रूस सैनिकों की लाशें हैं जिन्हें उसने मार गिराया है। यूक्रेन से डराने वाली बहुत सी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहले आप देखिए रूसी फौज की वो आखिरी ट्रेन जिसे अब डेथ ट्रेन कहा जा रहा है। सवाल यह है कि पुतिन ने कितने फौजी गंवाए हैं। इस पर रूस की तरफ से साफ साफ कुछ भी नहीं बताया जा रहा है फिलहाल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Маємо 40 тіл. Чекаємо подальших, скажімо так, кроків з боку представників або Російської Федерації, або будь-кого, або команди від наших, відповідно, посадовців, які здійснюють процеси обміну або накопичення цих. सिहरा देने वाला मंजर है, देखकर डर लगता है। लाइन से लाशें रखी, किसी की कोई पहचान नहीं। ना वर्दी है, ना बैज है, ना झंडा है। किसी को सफेद पॉलीथीन में रैप किया गया है, किसी को काली पॉलीथीन में। किसी को डेथ ट्रेन में डाला जा चुका है, किसी को डेथ ट्रेन में डाला जा रहा है। पूरी ट्रेन लाशों से भरी है। ट्रेन यूक्रेन के कैपिटल कीव में खड़ी है और इन सफेद और काले पॉलीथीन में रैप की गई जो लाशें हैं वो रूस के सैनिकों की हैं। लेकिन रूस इन सैनिकों की लाशों का क्लेम करने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में कीव से खुलकर ये डेथ ट्रेन किस पते पर इन सैनिकों की लाशें ले जाएगी किसी को नहीं पता, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। उसे अपने सैनिकों की लाशों की काउंटिंग का वक्त नहीं। यूक्रेन के सैनिकों ने इन लाशों की जेबें खंगाली। जो मिला वो हथेली पर रखा ये सोना है। इसमें सोने के हार और अंगूठियां नजर आ रही हैं। यूक्रेन के सैनिक ने बोला, शायद ये सोना यूक्रेन के आम नागरिकों से अब लाश में तब्दील रूसी सैनिकों ने लूटा होगा। सच क्या है? ये सोना या ये उजली काली पन्नी में बंद लाशें? ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है, जिसमें रूस की डेथ ट्रेन की झलक दिखाई है। ट्रेन के अंदर वीडियो में गाड़ी के एक छोर पर सफेद बॉडी बैग में लाशों का ढेर दिखाई दे रहा है। मुर्दा घर के कर्मचारियों में से एक ने कैमरे के पास 2 सैन्य बैज रखे हुए थे, जिसमें कहा गया था कि यह दिखाता है कि मारे गए सैनिकों में से एक पुलिन पैरा ट्रूपर था। असल में ये ट्रेन रूसी सैनिकों के शव ले जा रही थी। यूक्रेन की सेना ने पत्रकारों को ये ट्रेन देखने की इजाजत दे दी।
वीडियो में दिखता है कि कैसे इस रेफ्रिजरेटेड ट्रेन की बोगियों में रूसी सैनिकों के शव भरे पड़े हैं। यूक्रेन के कर्नल ने कहा कि मॉस्को ने अपने स्वयं के सैनिकों के मारे जाने पर उनकी लाश लेने के दावे से इनकार कर दिया। यूक्रेन सेना के कर्नल वोलोदिमीर लियामजिन ने कहा कि ट्रेन में शवों को जब तक जरूरत होगी तब तक रखा जाएगा। यूक्रेन की सरकार शवों के साथ क्या करना है तय करेगी, क्योंकि रूसी इन्हें लेने से इनकार करते हैं। Ukraine treats the dead enemies better than how they treated civilians. They will be kept as long as need be. The government will decide because Russia refuses to take them. It doesn't want them. Each body is a proof of a war crime. So if they refuse to take them, Ukraine will bury them at our own cost. डेथ ट्रेन का ये दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन कब खुलेगा, कहां खुलेगा, कोई नहीं जानता। कौन इन लाशों को दफनाएगा, ये भी कोई नहीं जानता। के सैनिकों ने जो रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है, इसकी तस्दीक यूएन की रिपोर्ट भी नहीं करती। रूस हमेशा से यूक्रेन के दावे को खारिज करता रहा है। सवाल यह है कि यूक्रेन में जो रूसी सैनिकों की ट्रेन खड़ी है, उसका क्या होगा? क्या वो सैनिक यूक्रेन में ही दफना दिए जाएंगे? क्योंकि रूस उन सैनिकों की लाशों का दावा तक नहीं करता है। जो भी हो, तस्वीर विचलित करने वाली है। और अगर हम यूक्रेन के दावे पर यकीन करें तो अभी तक रूस को सिर्फ नुकसान ही हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि उसने 26,350 रूसी सैनिकों को अब तक मार गिराया है, लेकिन रूस इसकी तादाद सिर्फ 1,300 बताता है। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के दौरान 3,381 मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं, वहीं 3,680 लोग जख्मी हुए हैं। The vast majority continue to be caused by the use of explosive weapons with wide area effects in populated areas such as shelling from heavy artillery, including multiple launch rocket systems and missile and airstrikes. According to our information, while such incidents can be attributed to both parties to the conflict, most of these casualties appear attributable to the Russian armed forces and affiliated armed groups. यूक्रेन रूसी सैनिकों पर भारी भले न पड़ रहा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस अनुपात में रूस को यूक्रेन जख्म दे रहा है, उसकी उम्मीद पुतिन को कतई नहीं थी। 11 मई तक रूस ने जंग में अब तक कितना क्या गंवाया है, जिसका दावा यूक्रेन कर रहा है, वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बख्तरबंद गाड़ियां 2,856, फ्यूल टैंक गाड़ियां 1,997, टैंक 1,187, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 185, तोप 528, प्लेन 199, हेलीकॉप्टर 160, ड्रोन 390, क्रूज मिसाइल 94, विशेष उपकरण 40। इस आंकड़े की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन यूक्रेन रूस को जोरदार टक्कर दे रहा है, ये बात तो तय दिख रही है। इसके पक्ष में सबसे सटीक दलील ये है कि जिस जंग को पुतिन 72 घंटों में खत्म करने वाले थे, वो 80 दिनों से जारी है। और इतना ही क्यों, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो यूक्रेन पर कहीं भी रूस का झंडा लहराता नहीं दिख रहा। ज़ेलेंस्की तो पुतिन के सामने ऐसे डटकर खड़े हैं जैसे पूरी दुनिया उनके साथ पुतिन के खिलाफ जंग लड़ रही है। अब सवाल है कि कब तक लाशों की ट्रेन यूक्रेन की पटरी पर दौड़ती रहेगी, वो चाहे यूक्रेन के सैनिक की हो या रूस के सैनिकों की। कब तक आम नागरिक इस जंग में अपनी जान गंवाते रहेंगे? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अलग अलग थ्योरी हैं और अपने अपने दावे हैं। यूक्रेन के दावे की सच्चाई तलाशने का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन जो यूक्रेन में दिख रहा है उससे लगता है कि रूस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उसको कितना नुकसान उठाना होगा। शायद यही वजह है कि पुतिन ने विजय दिवस मनाने के बाद यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार तेज कर दी। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको देखकर लगता है कि जिस ओडेसा पर करीब करीब रूस कब्जे का दावा कर रहा है, वहां पर भी यूक्रेन की सेना ने पुतिन के सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है।
मतलब एक तरफ तो रूस यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब भी यूक्रेन के सैनिकों को मौका मिलता है वो पुतिन की सेना पर भारी पड़ जाते हैं। ये जंग चाहे जिधर जाए, इसका भविष्य चाहे जो हो, लेकिन अब तक यूक्रेन से तस्वीरें जो आ रही हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने लुहांस्क के सेवरोदोनेस्क में पिछले 24 घंटे में 9 बार हवाई हमले किए हैं, जिसमें 9 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं लुहांस्क में 26 हमले हुए हैं। रूसी सैनिकों ने चर्नीव पर भी हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस ने जंग की शुरुआत से अब तक करीब 800 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। रूस के कहर का आलम क्या है, ये देखिए। ये बूचा की तस्वीरें हैं। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है, कहीं कोई आदमजात नहीं दिख रही। कहा जा रहा है कि बूचा में अब तक 1000 लोगों को दफन किया जा चुका है। जो बच गए उनकी किस्मत, इस किस्मत वाले में से 15 साल का यूरा भी है, जो बूचा में उस दिन उसके परिवार के साथ क्या हुआ था उसकी पूरी दास्तान सुना रहा। उन गोलियों के निशान दिखा रहा है जिसने बूचा के लोगों को मौत की नींद सुला दिया। यूरा ने 12 अप्रैल को 15 साल की उम्र पूरी की है और अपनी नजरों के सामने वो मंजर देखा है जिसे देखकर बड़े बड़े सुरमा कांप जाएंगे। Ми їхали тут двоє на велосипеді і звідси почав виходити військовий російський. Ось, у нього спочатку було дуло направлено вниз, а потім він підняв і прицілився в свій приціл і сказав стояти на російській мові. Ось, після чого він вистрілив мені в палець, в підняту руку він мені вистрілив, але заділа палець. Тобто пуля вона пройшла між указательним і великим пальцем лівої руки. Ось, і я був тоді дуже сильно переляканий і сказав мамі: мама, не йди туди, бо вони дуже сильно, вони у всіх стріляють. यूरा के पिता की रूस की गोली ने जान ले ली। यूरा अपनी मां के साथ जिंदा तो है, लेकिन बूचा की सुनी गलियों में अब उसका दम घुटता है। इस किशोर के मन पर रूसी फौज की उस गोली का क्या असर हुआ होगा, सोचिए, जिसने उसके सामने यूरा के पिता की हत्या कर दी। रूसी सैनिकों की इन लाशों और यूरा के पिता की लाश में कितना फर्क है? कुछ भी तो नहीं। जिंदगी दोनों ने गंवाई और हासिल क्या हुआ? तबाही और बर्बादी। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस विक्ट्री डे परेड का जश्न तो मना सकता है, लेकिन इन सैनिकों की लाशों का पुतिन क्या जवाब देंगे, जो पुतिन के ऑर्डर पर यूक्रेन गए थे और अब ट्रेन में लाश की शक्ल में तब्दील होकर लेटे हैं। रूस को नुकसान का लेवल बहुत हाई है। सच्चाई यह है कि रूस ने इस युद्ध में लेटेस्ट हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के कई शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, लेकिन यूक्रेन के सैनिक अभी भी डटे हुए हैं और कई मोर्चों पर रूसी सैनिकों को पीछे धकेल रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने अब रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका ने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइलें गेम चेंजर साबित नहीं हुई। अमेरिकी रिपोर्ट की ना भी माने तो कोई वजह नहीं दिखती कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूक्रेन पर अटैक का पुतिन को मनचाहा नतीजा मिला। ना ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल डरा सकी, ना यूक्रेन की सेना के सीने में खौफ पैदा कर सकी। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें टाएं टाएं फिस हो गई। युद्ध में रूस को नुकसान होने का दावा करते हुए अमेरिका ने कहा कि पुतिन यूक्रेन में फंस गए हैं और अब वो नेटो के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुतिन किसी और नए रास्ते की तलाश में है जो उनको विजय भी मान ले और उनके सैनिकों को बाइज्जत बैरकों में लौटा दे। फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि युद्ध में पुतिन ने जितने हथियार और सैनिक गंवाए हैं उसकी भरपाई किए बिना पुतिन मानेंगे नहीं। पुतिन को जवाब सिर्फ नेटो और यूक्रेन को नहीं देना है, बल्कि
रूस की जनता को भी देना है। तो यूक्रेन पर हमला करके रूस ने आर्थिक बर्बादी के रास्ते पर कदम रख दिया है। दुनिया के ज्यादातर देशों ने रूस पर बैन लगा दिए हैं, व्यापार बंद कर दिया है। जो पुतिन पहले कह रहे थे कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से कोई असर नहीं पड़ेगा, अब उसका असर जमीनी तौर पर दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जंग के बीच रूस की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हुई है और कैसे रूस उसे रिकवर करने में जुटा हुआ है। समझिए आप इस रिपोर्ट के जरिए। रूस और यूक्रेन जंग में बड़ा सवाल। युद्ध में रूस को कितना नुकसान? आर्थिक मोर्चे पर रूस कितना मजबूत? रूस में नौकरियों का क्या होगा? रूस में इस वक्त महंगाई कितनी है? रूस ने यूक्रेन को जितना कम करके आका, उससे ज्यादा उसे नुकसान हुआ है। एक तरफ जंग के मैदान में रूसी सेना संघर्ष करती दिख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की अर्थव्यवस्था के हालात भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों तक युद्ध की आंच पहुंची है और कारोबार ठप हो गया है। इससे लोगों की नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। रूस के केंद्रीय बैंक ने 13,000 से ज्यादा कारोबार का सर्वे किया है। इससे पता चलता है कि कई लोगों को माइक्रोचिप्स, कार के पुर्जे, पैकेजिंग सामान, यहाँ तक कि बटन जैसे सामान देश में लाना मुश्किल हो गया है। कच्चे माल और पुर्जों की कमी की वजह से कुछ कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है। जापानी कार कंपनी टोयोटा ने रूस को कारों का आयात रोक दिया है। मैकडॉनल्ड्स और लिवाइस जैसे ब्रांड ने कामकाज बंद कर दिया है। एप्पल ने भी अपना काम रूस में बंद कर दिया है। भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने भी काम बंद किया। इसके अलावा रूस में छोटी और बड़ी करीब 300 कंपनियां हैं जिन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा है। इससे बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है। आर्थिक बैन के बीच रूस और यूक्रेन जंग अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। आशंका जताई जा रही है कि यह भी और लंबी खिंचेगी, जिसका बुरा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। दावा है कि अब तक रूस में 2 लाख लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और अगले कुछ दिनों में 2 लाख लोग से ज्यादा अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। वहीं 2024 तक रूस में बेरोजगारी दर 7% तक पहुंचने का अनुमान है। यही वजह है कि रूस में काम करने वाले लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। कई कंसल्टेंसी कंपनियां अपने लोगों को वहां से बाहर निकाल रही हैं। जो लोग रह गए हैं उनके लिए रूसी शहरों में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। बात करें महंगाई दर की, तो साल 2002 के बाद रूस में महंगाई दर 17.7% को पार कर गई है। हालात इतने खराब हैं कि पीने का पानी 35% तक महंगा हुआ है। सब्जियों के भाव भी 35 से 50% बढ़ गए हैं। रूस से तुर्की की फ्लाइट के लिए 15,000 रुपए खर्चा आता था, लेकिन अब उसके लिए करीब 55,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। युद्ध की शुरुआत में आर्थिक बैन के वक्त रूस की सड़कों पर शॉपिंग मॉल्स के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी गई थी। अब वो भीड़ छट चुकी है। अब सुपरमार्केट में चीजों को अच्छी तरह से स्टॉक कर लिया गया है। फर्क बस इतना है कि ये चीजें अब पहले से महंगी है। रूसी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका तेल और गैस है। वित्तीय संकट से बचने के लिए रूस जंग के बीच दुनिया भर के देशों को बेच रहा है। खुद यूरोपीय देश अपनी प्राकृतिक गैस का लगभग 40% रूस से ही खरीदते हैं। रूस इसके लिए डॉलर की बजाय रूबल में पेमेंट ले रहा है, ताकि गिरती अर्थव्यवस्था में रूबल को नियंत्रित करके संभाला जा सके। इस सब के बीच रूस पर संकट की तलवार लटक रही है। अगर यूरोपीय देशों ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो उसकी अर्थव्यवस्था 20% तक सिकुड़ सकती है, जिसका असर अगले कुछ सालों में भयानक मंदी के रूप में रूस को देखना पड़ सकता है।
तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 78 दिन हो चुके हैं और इस दौरान यूक्रेन के लाखों लोगों ने पलायन किया है। रूस की ओर से यूक्रेन में हमले अब और ज्यादा तेज हो गए हैं, जिस वजह से लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में पनाह लेने को मजबूर हो चुके हैं। यूक्रेन से अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों के पलायन का दावा किया जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि बेलारूस, जो कि पड़ोसी देश माना जाता है यूक्रेन का और सीधे तौर पर रूस की मदद भी करता हुआ बेलारूस नजर आया है, यहां से 27,000 लोगों ने पलायन किया है, शरण ली है। 26,000 लोगों ने शरण ली है बेलारूस में। इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरे देश में यानी कि पोलैंड की बात की जाए तो 32,17,000 लोग पलायन कर चुके हैं पोलैंड जो कि सीधे तौर पर मदद भी यूक्रेन को पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही 4 लाख लोग स्लोवाकिया में पलायन कर चुके हैं, अपना घर बार छोड़कर यहां पर रहने को मजबूर हो चुके हैं एक शरणार्थी के तौर पर। और आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दर्द उनका होगा। उनका बसा बसाया आशियाना पूरी तरीके से उजड़ चुका है। इसके साथ ही हंगरी में भी 5,68,000 लोग पलायन कर चुके हैं। यहां पर इस वक्त यूक्रेन से लोग हंगरी भी पहुंचे हैं। हंगरी की सरकार भी पूरी तरीके से समर्थन करती हुई लोगों का नजर आ रही है। इसके साथ ही रोमानिया में 8,80,000 लोग पलायन कर चुके हैं। भारी संख्या में लोगों ने यहां पर भी शरण ली है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि मोल्दोवा में भी 4,56,000 लोग यहां पर पहुंचे हैं, शरणार्थी के तौर पर अपना भविष्य देख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे देश है जो कि इस वक्त सीधे तौर पर लोगों के लिए आशियाना बनता हुआ नजर आ रहा है। लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं और वहां की सरकार भी इन्हें पूरी तरीके से अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है। अब अगली रिपोर्ट में आपको हम यूरोप की आयरन लेडी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने पुतिन को हुए नुकसान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पुतिन के लिए इतने खतरनाक ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन भी साबित नहीं हुए हैं जितना कि यूरोप की इस आयरन लेडी को लेकर पुतिन परेशान है। ज़ेलेंस्की पूछ रहे हैं ये कौन है? जो बाइडेन पूछ रहे हैं ये कौन है? बोरिस जॉनसन पूछ रहे हैं ये कौन है? और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है। क्योंकि दुनिया इस महिला को यूरोप की आयरन लेडी कहने लगी है। वो महिला जो इस वक्त पुतिन के खिलाफ यूरोप की सबसे बड़ी दीवार बनने को तैयार है। आखिर कौन है ये महिला? क्या ताकत है ये? ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में पुतिन का गुस्सा दुनिया ने देखा, हजारों लाशों को देखा, नई सदी में सबसे बड़ी तबाही का मंजर देखा, जब पुतिन यूक्रेन और यूरोप में सब कुछ रौंदने और समतल करने के लिए तैयार हैं, तब रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए ये महिला आगे आई है। आखिर ये महिला इस वक्त पुतिन को सबसे आगे बढ़कर क्यों ललकार रही है? ऐसी टक्कर जो ना बाइडेन दे पाए और फेल हो गए, ऐसी टक्कर जो ना बोरिस जॉनसन दे पाए और नाकाम हो गए, ऐसा मुकाबला जिसकी बराबरी ज़ेलेंस्की नहीं कर पाए। किसी भी लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो पुतिन के सामने उनकी आंखों में आंखें डालकर रूस को ललकारे, रूस के सामने खड़ा होकर बोले। यही वजह है कि ये महिला इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ये है काया कैलस, यूरोप के एक बहुत छोटे से देश एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस इस वक्त यूरोप आयरन लेडी के नाम से मशहूर हो चुकी हैं। I think that Vladimir Putin has to be isolated politically on all the levels, because what we see in Ukraine, why there are more civilian casualties than there are military casualties, is because they are targeting the civilians. काया कैलस की हिम्मत इस वक्त वर्ल्ड हेडलाइन बन रही है। वो जो कह रही हैं उसे नाटो से लेकर यूरोपीय यूनियन और दुनिया सुन रही है। ब्रिटेन के न्यूज स्टेट्समैन ने काया कैलस को आयरन लेडी बताया है। टाइम की यह खबर देखिए। काया कैलस ने पूरे यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा कि पुतिन के खिलाफ
जितना लड़ना चाहिए वो लड़ाई नहीं की जा रही। ब्रिटेन के द गार्डियन ने काया कैलस का बयान छापा कि पुतिन सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। ये हेडलाइन देखिए, काया कैलस कह रही हैं कि रूस को यूक्रेन से बाहर खदेड़ देना चाहिए। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. जब यूक्रेन मारियोपोल हारने के बाद कई शहरों पर हमले झेल रहा है, जब रूस के टैंक डोनबास रीजन में लगातार चढ़ाइयां करते जा रहे हैं, जब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अलग थलग पड़े हुए हैं और नाटो सीधे तौर पर दखल देने से पीछे हट गया, पुतिन की मिसाइलों के आगे बाइडेन ने भी हार मान ली, तब काया कैलस ने पुतिन को सीधे चैलेंज कर दिया है। काया कैलस एस्टोनिया की प्रधानमंत्री हैं और उनका पुतिन को ललकारने का मतलब क्या है, इसे आप बहुत गौर से समझिएगा। उनके देश के साथ आपको उनकी हिम्मत का अंदाजा हो जाएगा। एस्टोनिया एक बाल्टिक देश है जिसकी आबादी भारत के किसी छोटे शहर से भी कम है, करीब 13.5 लाख। एस्टोनिया का क्षेत्रफल हरियाणा से बस थोड़ा सा ज्यादा है, 45,340 वर्ग किलोमीटर। मैप पर देखेंगे तो इसकी रूस से करीब 300 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी इस पर भी खतरा यूक्रेन जैसा है। अब अंदाजा लगाइए कि पुतिन के सामने रूस, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसके सामने एस्टोनिया की क्या हैसियत। जिस रूस में एस्टोनिया जैसे 377 देश समा जाए, उस पुतिन के देश की ताकत से ना घबराकर यूक्रेन पर पुतिन के हमलों से बेफिक्र होकर एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काया कैलस ने रूस को फेस टू फेस चैलेंज करने का इरादा रखा हुआ है। Russia is fighting the war in Ukraine because it does not want freedom and democracy to prevail. There is no way we can let aggression pay off. Ukraine must win this war. Until Ukraine hasn't won, we haven't done enough. इस वक्त एस्टोनिया का यूक्रेन युद्ध में क्या योगदान है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये छोटा सा देश इस वक्त पुतिन को टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की की कितनी मदद कर रहा है। एस्टोनिया ने यूक्रेन की मदद करने के लिए अपने रक्षा बजट का 1/3 हिस्सा ज़ेलेंस्की को मदद के लिए भेज दिया है। यानी रूस को रोकने के लिए जो ताकत ज़ेलेंस्की ने झोंकी हुई है, उसमें एस्टोनिया के रक्षा बजट का 33% बजट भी शामिल है। रूस के टैंकों को रोकने के लिए जो ताकत यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, उसमें एस्टोनिया की तरफ से बड़ी मदद की जा रही है। We definitely have to help Ukraine with all the means that we can. Military aid, we can give them. We have given, as Estonia, a very small country, we have given a lot, over 200 million, which is for our 1.3 million people, a lot. But bigger countries can do more. देखा जाए तो रूस को रोकने के लिए ज़ेलेंस्की की फौज जो युद्ध लड़ रही है, वो पूरी तरह खैरात पर लड़ा जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को $40 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ की मदद कर रहा है, लेकिन एस्टोनिया का साइज और उसकी अपनी हैसियत देखिए। तो काया कैलस के देश ने यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। काया कैलस की सेना की तरफ से यूक्रेन को जो हथियार भेजे गए हैं, अब वो देखिए। एस्टोनिया ने यूक्रेन को भारी भरकम तोप भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को एंटी टैंक बारूदी सुरंग भेजी है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल भी भेजी है। यूक्रेन को युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका से जो जैवलिन मिसाइल मिली थी, वो भी एस्टोनिया के रास्ते ही कीव पहुंची थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की फौज को घेर कर मारने में काया कैलस कितनी दिलचस्पी रखती है।
जैवलिन मिसाइल ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस के सैकड़ों बेहतरीन टैंक इसी मिसाइल के शिकार बने हैं। जैवलिन से यूक्रेन को लैस करने का अमेरिका का फैसला इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि काया कैलस ने इस मदद में एक बड़ा रोल निभाया है। ज़ेलेंस्की को मिली हर जैवलिन पर इस वक्त काया कैलस की ही छाप लगी हुई है। Military aid plays a huge role. So does humanitarian aid. In Estonia, we see that the more we help, the more Estonian people want to help. Today, I'm pleased to announce that Estonia will be pledging an additional 2.9 million euros in humanitarian and reconstruction phase funding for Ukraine. लेकिन और भी हथियार हैं जो एस्टोनिया से यूक्रेन पहुंचे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को हजारों राइफल और लाखों गोलियां भी भेजी हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को ग्रेनेड लॉन्चर और हजारों ग्रेनेड भी सप्लाई किए हैं। ये यूक्रेन की इन्फेंट्री का बड़ा हिस्सा बनी हुई है। एस्टोनिया और कई देशों से मिली इस बहुत ही खास मदद को ज़ेलेंस्की भी समझते हैं और ये बात उन्होंने एस्टोनिया की विदेश मंत्री ईवा मारिया से मिलकर भी बताई। Ви першими підтримали Україну з самого початку цієї війни, з самого початку загрози з боку Російської Федерації і підтримали нас як зброєю, так вашими діями щодо дипломатії, так पुतिन को ये बात जाहिर है पसंद नहीं आएगी और इसका जिक्र वो 9 मई वाले विक्ट्री परेड में भी कर चुके हैं, जब रेड स्क्वायर पर अपने 11 मिनट के भाषण में पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिका और नेटो देशों को यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников. देखा जाए तो यूक्रेन में जो जंग चल रही है वो ज़ेलेंस्की पूरी तरह बाहरी मदद की बुनियाद पर ही लड़ रहे हैं। अगर नाटो मदद ना करता, अगर एस्टोनिया जैसे छोटे छोटे देश यूक्रेन की फौज का साथ न देते तो ज़ेलेंस्की इस जंग को 2.5 महीने क्या 2.5 हफ्ते भी नहीं खींच पाते। यही वजह है कि काया कैलस ने शुरू से यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने की सलाह दी और बाल्टिक रीजन में भी अमेरिका और नेटो की पेट्रोलिंग पर जोर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि काया कैलस बाल्टिक रीजन में अमेरिका की सेना का ज्यादा से ज्यादा दखल की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये ऐसी बात है जिससे पुतिन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर आ जाएगा और बाकी आप काया कैलस से उनकी दुश्मनी के लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं। रूस की फौज को हमेशा यूरोप ने बहुत शक की निगाह से देखा है और 3 दशक पहले सोवियत संघ के विघटन के बाद से नेटो ने रूस को दबाने के लिए अपनी मेंबरशिप बढ़ाने पर भी लगातार काम किया है। यही वजह है कि बाल्टिक देशों में शुमार एस्टोनिया 2004 में नेटो में शामिल हुआ था और आज भी ये पुतिन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। काया कैलस की कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी रिपोर्ट अगर पुतिन की मेज पर पहुंचेगी तो यूक्रेन के बाद सबसे पहला निशाना वो एस्टोनिया जैसे देश को ही बनाएंगे। इसीलिए एस्टोनिया के अलावा बाकी बाल्टिक देश यानी लातविया और लिथुआनिया भी पुतिन को शक की निगाह से देखते हैं और वो रूस को लेकर बहुत आक्रामक बने हुए हैं। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड देखने के बाद पुतिन का पतन इस वक्त नेटो और अमेरिका का और बड़ा मकसद बन चुका है।
लेकिन इसकी ताजा डिमांड बाल्टिक देश लिथुआनिया से आई है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री ने पुतिन के तख्ता पलट की ख्वाहिश जाहिर की है।